दोस्तों, क्या कोई एक ही इंसान एक ही समय में चित्रकार भी हो, कवि भी हो और इतिहासकार भी हो? ऐसा हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, है ना? तो आज जिस चित्रकार के बारे में हम बात करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति के विषय में हम बात करने वाले हैं जो चित्रकार थे, ग्राफिक चित्रकार थे, कला समीक्षक थे और कवि भी थे। अपनी कविताओं में, गुजराती भाषा में लिखी अपनी कविताओं में समाज की कुरीतियों को दिखाने वाले, देश के नक्शे को बनाने वाले, कई देशों के यूरोप के नक्शों पर चित्र बनाने वाले, मैप्पा मुंडी जैसे श्रृंखलाओं पर काम करने वाले और शहर बिकाऊ है जैसी फेमस पेंटिंग जो कि दंगों पर बनी, ऐसी पेंटिंग को बनाने वाले चित्रकार हमारे जी.एम. शेख, जिनका पूरा नाम गुलाम मोहम्मद शेख। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय कला की जानकारी हो या हो पाश्चात्य कला की जानकारी या हो मूर्ति कला की जानकारी। यहाँ पर आपको सारी वीडियोज चैप्टर वाइज और रोज शाम को 6 बजे मिलती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ही खास। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भारतीय चित्रकार, वर्तमान समकालीन चित्रकार गुलाम मोहम्मद शेख के विषय में। उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने चित्र कैसे बनाए, चित्रों का विषय क्या रहा, तकनीकी क्या रही, कौन कौन सी विशेषताएं रही और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले और उनसे जुड़े हुए कैसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं। अंत में 10 प्रश्न पूछूंगी जिससे पता चलेगा आपने कितनी तैयारी की है। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए वीडियो को। जैसा कि हम आने वाले समय में, पहले मैं आपको पूरे हफ्ते 7 मूर्तिकारों की वीडियो दे रही थी, लेकिन अब मैं हफ्ते में 3 दिन आपको चित्रकारों की वीडियो उपलब्ध कराऊंगी और 3 दिन मूर्तिकारों की, जिससे आपका सारा सिलेबस कवर होता जाएगा। और उसी के साथ एक संडे में आपको पाश्चात्य कला के चित्रकार की वीडियो उपलब्ध कराऊंगी। तो पूरी मैंने आपको बता दी समय सारणी। आगे बढ़ते हैं आज के चित्रकार के विषय में। आज के जो हमारे चित्रकार हैं वो हैं गुलाम मोहम्मद शेख, जी.एम. शेख, जिनको हम कहते हैं गुलाम मोहम्मद शेख। भारतीय चित्रकार, दिल्ली में, गुजरात में रहने वाले हमारे चित्रकार अभी भी रह रहे हैं। इनका अगर हम जन्म की बात करें 1937 ईस्वी में सुरेंद्र नगर, सौराष्ट्र, गुजरात में जन्म हुआ हमारे गुलाम मोहम्मद शेख का। मुस्कान बड़ी ही प्यारी इनकी, देख लीजिए। यह एक चित्रकार थे, एक ग्राफिक कार थे, एक कवि थे, एक लेखक थे और साथ ही एक कला समीक्षक के रूप में भी जाने जाते हैं। हम कहें बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, ठीक है। तो लास्ट में इन्होंने इंस्टॉलेशन वर्क में, संस्थापन कला में भी काम किया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन मुख्यतः क्या थे, ये एक चित्रकार थे, गौणतः ग्राफिक कार थे और कवि भी ये बहुत अच्छे हैं, गुजराती भाषा में कविताएं लिखते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी, गुजराती साहित्य इनके बिना अधूरा है ना। कला समीक्षक भी हैं, कला के जो लोग हैं, जो हमारे कलाकार हैं, उनके विषय में समीक्षा करते हैं। तो सुरेंद्र नगर, सौराष्ट्र, गुजरात में 1937 में जन्मे हमारे गुलाम मोहम्मद शेख, जिनको आप शॉर्ट में कहते हैं जी.एम. शेख, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इनकी शिक्षा महाराजा सयाजीराव कॉलेज ऑफ आर्ट, बड़ौदा से हुई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और महाराजा सयाजीराव कॉलेज ऑफ आर्ट में ये शिक्षक के रूप में भी यहाँ रहे। सन 1982 से 1993 तक ये महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य या प्राध्यापक के रूप में भी रहे। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक शॉर्ट में हम कहें तो इनकी शिक्षा और शिक्षक दोनों कहाँ से जुड़े रहे हैं, तो ये बड़ौदा कॉलेज से जुड़े रहे हैं, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा, जो कि महाराजा सयाजीराव कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बड़ौदा से जुड़े रहे हैं, वहीं के प्रिंसिपल भी रहे हैं और वहीं के स्टूडेंट भी रहे हैं और वहीं के टीचर भी रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं गुलाम मोहम्मद शेख की बात कर रही हूँ। इनकी पत्नी नीलिमा शेख प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अब नीलिमा शेख के विषय में अगर आपको जानना है तो नीलिमा शेख से जुड़ी हुई वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करा रखी है भारतीय महिला चित्रकारों की सीरीज में, ठीक है। तो वहां आप देख सकते हैं, ये भारतीय कला का संपूर्ण इतिहास नामक सीरीज जो है, श्रृंखला है या आप कहें प्लेलिस्ट है, उसमें आपको इन सारे मूर्तिकारों और चित्रकारों की वीडियो मिल जाएगी।
मूर्तिकारों की वीडियो अलग देती हूँ और चित्रकारों की अलग, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। अब हम बात करेंगे इनके पुरस्कारों की, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। हम जब देखते हैं किसी भी चित्रकार की उपलब्धि, उसको मिले हुए पुरस्कार बताते हैं कि वह कितना प्रख्यात रहा है, कितना विशेष उसका काम रहा है। सन 1962 ईस्वी में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला ललित कला अकादमी नई दिल्ली के द्वारा। प्रश्न आ सकता है गुलाम मोहम्मद शेख को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला, तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, और कब मिला, तो 1962 ईस्वी में मिला। अगला प्रश्न है या अगला पॉइंट है, सन 1983 ईस्वी में इन्हें भारत सरकार ने भारत सरकार का चतुर्थ सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म भूषण, तीसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, चौथा है पद्म विभूषण और पद्मश्री। ठीक है, 4 पुरस्कार हैं, आप याद रखिएगा। शायद मैंने यहाँ पर क्रम थोड़ा गड़बड़ किया हो, अब दोबारा रिकॉर्डिंग में करूंगी नहीं और कट भी नहीं करूंगी। पहला भारत रत्न, ठीक है, दूसरा है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, क्रम ये है सही। फिर 2002 में इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, आपको याद रखना है, कालिदास सम्मान से 2002 में सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, कालिदास सम्मान। यह भी आपको याद रखना है कि 2002 में गुलाम मोहम्मद शेख को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर 2014 में कला एवं संस्कृति में विशेष योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह इनके पुरस्कार हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। वृश्चिक, घर जतन, अथवा इनका काव्य संग्रह भी है, आपको याद रखना है। ठीक है, अथवा इनका काव्य संग्रह है, घर जतन और वृश्चिक इनकी पत्रिकाएं हैं, और अथवा भी पत्रिका है, पत्रिका से इनका काव्य संग्रह भी बना है। तो ये आपको याद रखना है, ये इनकी पत्रिकाएं हैं। किसकी? गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा संपादित की गई। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ऐसा नहीं होता कि एक पत्रिका जिसने प्रकाशित की है तो उसको कोई और नहीं कर सकता, संपादक बदलते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन मत रखना आप लोग। तो इस पत्रिका का संपादक यही है, ठीक है, हमारे कौन? गुलाम मोहम्मद शेख। कहीं न कहीं इसमें इनका सहयोग भूपेन खक्कर ने भी दिया था, ये उनके समकालीन थे। ठीक है, यह एक लिटिल मैगजीन पत्रिका थी और शुरुआत 1969 में इसकी हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी। अब इनके हम चित्र देख लेते हैं। लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी, प्रमुख चित्रों में इनके बहुत फेमस चित्र रहे हैं और ये आपसे बहुत पूछे जाएंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा। लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी, तीसरी बार मैं ये बोल रही हूँ, रिटर्निंग होम आफ्टर ए लॉन्ग अब्सेंस। ठीक है, याद रखना। हिंदी और अंग्रेजी दोनों दे दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और भैया कोनो कंफ्यूजन हुआ ना तो ये कंफ्यूजन बड़ा दिमाग खराब करेगा, इसलिए मैं आपको सारी चीजें क्लियर बताना चाहती हूँ, बस ध्यान से सुन लो, ये आपका एहसान है। बोलती सड़क, स्पीकिंग स्ट्रीट, चक्कर खाते रास्ते। अब ये 2 चित्र तो ऐसे ही याद रख लो, गुलाम मोहम्मद शेख की बोलती सड़क, चक्कर खाते रास्ते। सड़क बोलती है तो रास्तों को चक्कर आने लगते हैं, हालांकि एक दूसरे के पर्याय ही हैं रास्ते और सड़क, लेकिन ऐसे याद रखो, जब भी सड़क बोलती है तो रास्तों को चक्कर आने लगते हैं। और ये किसने कहा है? गुलाम मोहम्मद शेख के चित्र हैं। ठीक है, प्रतीक्षा और घुमक्कड़ी के बारे में, अबाउट वेटिंग एंड वॉन्डरिंग, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लाल रंग से इसीलिए मैंने इसे लिखा है। कैनवास पर तैल रंग में बना, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में रखा हुआ है। यह चित्र इनका खरीदा गया था, ठीक है, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में। ट्री ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शहर बिकाऊ है, सिटी फॉर सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है और बहुत ही फेमस चित्र है हमारे जीएम शेख का। और क्यों फेमस है इस चित्र के नीचे मैंने आपको कारण भी दे दिए हैं ताकि आपको इससे भी याद रहे। यह चित्र हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित है। पूछ लिया जाए गुलाम मोहम्मद शेख ने कौन सा चित्र हिंदू मुस्लिम दंगों पर बनाया है, तो आप बताएंगे शहर बिकाऊ है। जो बड़ोदरा में हिंसा हुई थी
है ना, जहाँ शहर की भौगोलिक हिंसा, मानवीय स्थितियों को इस चित्र में इन्होंने दिखाया। आगे मैं आपको ये चित्र भी दिखा दूंगी ताकि आपको याद रहे कि शहर बिकाऊ है चित्र क्या है। जो बड़ोदरा में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, सांप्रदायिक हिंसा हुई, उसके विषय में इन्होंने इस चित्र में बखूबी दिखाया है। आप इस चित्र में देखेंगे काफी चटक रंग है, चुभने वाले रंग है आंखों को, लेकिन बहुत ही जीवंत तरीके से इन्होंने दिखाया है इस चीज को। इस चित्र के मध्य में सिलसिला फिल्म का पोस्टर दिखाया गया है। ये भी जब देखोगे तब जान लोगे आप, है ना। ये आगे बता दूंगी मैं आपको, लेकिन ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिया जिन लोगों को पीडीएफ मिलेगी तो पीडीएफ में आपके लिए पढ़ने के लिए आसान हो जाएगा। यह चित्र भारत महोत्सव फ्रांस में रखा गया था। तो आपको इस चित्र से शहर बिकाऊ है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण मेहमान है, वीवीआईपी हैं, तो इनको आपको याद ही रखना है। जर्नीज एंड पैसेजेस, द ट्री ऑफ लाइट, एक ट्री ऑफ लाइफ है, ठीक है, और ट्री ऑफ लाइट भी है, ऑयल ऑन कैनवास में है, दोनों याद रखना, लाइट और लाइफ दोनों याद रखना, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना भाई। चलो अगला है दीवार, कैनवास पर तैलंग में 1976 में इन्होंने बनाया है, एक बीमार प्रिंट को बचाने पर। 1985 में ये इनका हम कहें ग्राफिक तकनीक में बना हुआ चित्र है, ठीक है, ग्राफिक तकनीक में बना हुआ चित्र है, एक बीमार प्रिंट को बचाने पर। मैं बात कर रही हूँ गुलाम मोहम्मद शेख की, तो कोई भी कंफ्यूज मत होना, गुलाम मोहम्मद शेख के का चित्र है जो कि आप प्रिंट से ही समझ सकते हैं। सूर सागर 1987 में इन्होंने बनाया है, मेघदूत 1988 में कैनवास पर तैल रंग में बना है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ। देखो मेघदूत पर श्रृंखलाएं भी बनी है। आगे जब मैं आपको चित्रकार पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, अगर आपको पता है, ध्यान है, तो बताइए मेघदूत पर चित्र श्रृंखला किस चित्रकार ने बनाई है, ठीक है, इन्होंने तैलंग में बनाई है। किस्सा अजीज अजीजा का कैनवास पर तैलंग में 1989 ईस्वी में गुलाम मोहम्मद शेख का बना हुआ यह चित्र है। रात, आज रात आप कैसे सो पाएंगे, कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये शहर की स्थितियों को, जो समाज की स्थितियां हैं उनको दिखाता हुआ चित्र है। 1994-95 के बीच में यह चित्र बनाया गया है। अगला चित्र है मीटिंग ऑफ लवर्स, 1999 में गुलाम मोहम्मद शेख ने बनाया है। ये बैकग्राउंड ध्वनिया जो है उनको थोड़ा इग्नोर कर लीजिएगा। ए ट्री ऑफ माई लाइफ कैनवास पर तैलंग में बनाया है गुलाम मोहम्मद शेख ने। कश्मीर किसका है, कोलाज में 2005 में बना है, कोलाज और स्याही। अब ये चित्र इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये बाद का चित्र है, ये बीच में आ गया है, वैसे मैंने क्रम से सारे चित्र लगाए थे, जटायु जी बीच में थोड़ा सा टाइम पीरियड के उसमें आ गए हैं। जटायु कागज पर जलंग में 1999 में इन्होंने बनाया। वैसे जटायु का एक चित्र हमारे के वेंकटप्पा ने भी बहुत अच्छा बनाया है ना, तो वो ध्यान रखना, इन्होंने भी बनाया है। सुनहरे सपने गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र है। त्रिफलक गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र है। मूर्तियों और भूतों का शहर 2009 में बनाया है, ये हम कह सकते हैं आज से 10-12 साल पहले का ही चित्र है। अकाल से बाढ़ तक 2019 में बनाया गया गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा चित्र है। आर्क कश्मीर 2015 में बनाया। आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये आर्क कश्मीर से जुड़ा हुआ है। आप एक चीज मैं आपको यहाँ पर छोटी सी बताऊं कि ये सूफी काव्य से और सूफी संतों से बहुत प्रभावित थे। इनके चित्रों में सूफियानापन मिलता है, वो वाला सूफियाना नहीं, तेरे वास्ते वाला सूफियानापन मिलता है, मतलब ये कहीं ना कहीं उस सूफियानेपन से प्रभावित थे। आपको ये चित्र मैं दिखाती हूँ, इसमें आपको एक कवि बैठे दिखेंगे, भारतीय इतिहास के साहित्य के निर्गुण काव्य धारा के कवि हमारे कबीर जी। यहाँ पर आप देखेंगे उस कवि को जिनको हम कहते हैं कबीर। अभी फोटो छोटा कर दूंगी, चिंता मत करो। ये कबीर बैठे हैं, एक पेपर और चादर जैसा लिए, क्योंकि कबीर आपको पता होगा, जितना थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बुनकर के रूप में, एक बुनकर के घर पले बड़े थे, तो बुनकरी का काम करते थे। तो ये समुद्र की हिलोरें या नदी की हिलोरें हैं, नाव में बैठे हुए हैं, मंदिरों को बनाया गया है, यहाँ ताजमहल या मस्जिद एक बनाई गई है, यहाँ पर एक देवी है, कुछ बच्चों को दिखाया गया, आडंबरों को दिखाया गया, पेड़ के पास बैठे लोगों को। इधर कबीर बुनकर चादर अपनी तैयार कर रहे हैं, इधर एक व्यक्ति है जो अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो जो सूफियानापन से प्रभावित हैं हमारे शेख जी, वो इनकी कला में दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड हरे रंग का है, यहाँ पर पूछ लिया जाए, एक नाव में बैठे हुए बनाए गए हैं। तो ये इसलिए मैंने आपको समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। एक बार किसी ने कहा था कि मैम जो चित्र दिखाई है उसको एक्सप्लेन कर दिया करिए। दूसरा ये भी है
कि अगर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको सहूलियत हो जाएगी चित्र को समझने में, और कभी आ गया या आप कभी उसको सुने तो कहेंगे अच्छा एक वो चित्र जिसको मैम ने समझाया था ये वही चित्र है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए, तो आपको ये चित्र समझ में आ गया। स्क्रीन मैंने साफ कर दी है ताकि स्क्रीन पे आपको बाकी सब चित्र दिख सकें। आर्क कश्मीर 2015, अकाल से बाढ़ तक 2019, मूर्तियों और भूतों का शहर 2009, चित्रफलक सुनहरे सपने जटायु 1999, कागज पर जल रंग में बनाया गुलाम मोहम्मद शेख ने। कश्मीर किसका है, गुलाम मोहम्मद शेख ने 2005 में बनाया। आप इसके टॉपिक से ही समझ सकते हैं कि यह किस मुद्दे पर बना हुआ है। ए ट्री ऑफ माई लाइफ कैनवास पर तेलंग में हमारे शेख ने बनाया। तो वहीं शेख जी ने 1999 में मीटिंग ऑफ लवर्स बनाया। आज रात आप कैसे सो पाएंगे 1994-95 में पूछते हैं हमारे शेख एक चित्र के माध्यम से। किस्सा अजीजा का कैनवास पर 1989 में इन्होंने बनाया। मेघदूत 1988 में कैनवास पर तेलरंग में बना, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। सूर सागर 1987 में हमारे गुलाम मोहम्मद शेख ने बनाया। एक बीमार प्रिंट के बचाने पर 1985 में, दीवार कैनवास पर 1976 में बनाया। तो ये कुछ चित्र हैं। अभी आगे आप और इनकी श्रृंखलाएं देख लीजिए, फिर मैं इनके और चित्र आपको दिखा दूंगी जिससे आप इनको समझ सकेंगे, इनकी तकनीकियों को समझ सकेंगे। ठीक है, इनकी प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं हैं नक्शे देश और राष्ट्र, जिसको हम मैप्पा मुंडी कहते हैं। इसमें यूरोप की जो नक्शा है, यूरोप के नक्शे को इन्होंने चित्रित किया है। मैप्पा मुंडी श्रृंखला कागज पर ग्वास में 2001 में इन्होंने शुरुआत की है, 2001 में इनकी बनी हुई है। तो पूछा जा सकता है, थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि ये आप जब देखोगे ना तो आगे मैंने स्मरणीय तथ्यों में दिया है कि ये अपने चित्रों में हिंदी के वर्ण या वर्णमाला के अक्षर यूज करते थे। यहाँ आप देखोगे मैप्पा मुंडी श्रृंखला का ही ये चित्र है, कई एक ही सेम जैसे चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक सीरीज है। ठीक है, क्या है मैप्पा मुंडी में, नक्शे देश और राष्ट्र, ये यूरोप के नक्शे को चित्रित करते हैं। यूरोप का जो नक्शा है उसके आधार पर ड्राइंग कर रहे हैं। एक इनकी श्रृंखला कहत कबीर, कागज पर ग्वास में है। जो अभी आप चित्र देखे हैं तो वो उसी का अभिन्न अंग है। अभी इस पर ये काम कर रहे हैं कहत कबीर पर। तो ये चित्र आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखेंगे हमारे शेख जी जो काम कर रहे हैं ये मैप्पा मुंडी श्रृंखला पर ही है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मैप्पा मुंडी श्रृंखला के ही चित्र हैं। पहले मैंने सोचा था इन्हें मैं आपको बड़ा करके दिखा दूं, लेकिन ये आई थिंक उतना पॉसिबल है नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आप देख लीजिए, तकनीकियां देख लीजिए इनकी। चलिए, अगला बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है, कहीं न जाइए आप, और अगर शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो भी कर दीजिए। वीडियो कैसी लग रही है आप जरूर बताना। ये चित्र है द फेमस पेंटिंग ऑफ गुलाम मोहम्मद शेख। थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी बोल दें, है ना। शहर बिकाऊ है, 1981 कैनवास पर तेलंग में बना है। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में रखा हुआ है। यह चित्र इनका खरीदा गया था विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन के द्वारा, या किसी के द्वारा ये वहीं पर संग्रहित है। आप इस चित्र को बहुत गौर से देख लीजिए। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करने का प्रयास करती हूँ। आप लोग कहेंगे सारा काम यही स्क्रीन पर ही होगा। हाँ जी, तो हम तो यही कर पाते हैं। चलिए, ये चित्र बड़ा हो जाए तो मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं। इसका मैंने डिटेल आपको समझा दिया, ठीक है। हाँ, जो बात हुई सिलसिला मूवी की, इनकी चित्र में सिलसिला का दिखाया गया। यहाँ देखेंगे सिलसिला का पोस्टर या बैनर यूज हुआ है। ये क्या है, सिलसिला मूवी का बैनर है। एक थिएटर दिखाया गया है जहां पर मूवीज चल रही हैं। यहाँ कुछ लोगों को बात करते दिखाया गया है। केंद्र में कुछ मनुष्यों को दिखाया गया है, पुरुषों को। जो एक वो होता है ना कि जिनको काम धंधा कोई नहीं, इसकी आंखों से आपको पता चलेगा कि बड़ा क्रूर कुटिल है, और ये एक मंत्रणा करते हुए से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे गुजरात के दंगे, जो उधर के दंगे थे, उन्हें दिखाया गया है। यहाँ पर लड़ाई हो रही है, लोगों के हाथों में लाठी है। शायद आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आपको पीडीएफ में जब यह फोटो दूंगी तो आप बड़ा करके इसे जूम करके देख लीजिएगा। टेंशन मत लीजिए, मैं पीडीएफ में दे दूंगी। एक पूरा शहर दिखाना, एक स्त्री का चेहरा जो कि काफी भयावह है और बहुत ही चटक रंग, ये सब्जी बेच रही है। यहाँ उसका बालक खड़ा है, एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, एक गाय है, यहाँ कुछ लोग पानी पी रहे। एक दृश्य संयोजन है और पूरे शहर का है। शहर बिकाऊ है। यहाँ एक स्त्री जा रही है,
एक किसके खोपचे में या क्या कहें कुछ वाहन जैसा लेके जा रहे हैं। यहाँ पर भी एक स्त्री आप देखेंगे, दो बैठी हुई बातें कर रही हैं। तो शहर बिकाऊ है। क्या क्या इसमें दिखाया गया? सिलसिला फिल्म का पोस्टर दिखाया गया है, एक सब्जी वाली स्त्री है, एक बच्चा, गाय दिखाई गई है, एक थिएटर पूरा दिखाया गया है। ये अंदर जो सीन आप देख रहे हैं थिएटर का सीन है। एक शहर दिखाया गया है, यहाँ दंगे दिखाए गए हैं। इस चित्र को पढ़ना बड़ा आसान नहीं है, काफी कठिन है। तो आप चित्र देख लीजिए। यहाँ एक रिक्शे वाला, बर्फ बेचने वाला भी दिखाया गया है, एक बालक भी दिखाया गया है, और लोग मंत्रणा करते, या हम कहें आपस में बातें करते हुए दिखाए गए हैं। है ना, तन पे लत्ता नहीं है, लेकिन मंत्रणा करनी है, राजनीति में घुसना है, ये वाला सीन यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये इनका चित्र था, शहर बिकाऊ है। समझ में आ गया होगा आशा करती हूँ आपसे। अगला है कारवां। ये जो चित्र देख रहे हो, इस चित्र में हाल ही में बना है 19 से 23 तक, 2019 से 23 के बीच में इन्होंने एक चित्र बनाया है, कारवां। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। एक तो हालिया है, जल्दी में बना हुआ चित्र है, पूछा जा सकता है, और नया है तो आप लोग जो भी पुराने उसमें पढ़ के आए हैं तो शायद ध्यान ना दें आप। इस चित्र में आप देखेंगे बहुत सारे चित्रकार, कवि, कला समीक्षकों को इन्होंने बनाया, और केंद्र में इन्होंने खुद को रखा है। ठीक है, पीछे भूपेन खक्कर भी आपको इसमें दिखाई देंगे। आप कहेंगे मैम हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं इतने छोटे चित्र में, तो मैंने इसको काट के आपके लिए ही बड़ा करने के लिए यहाँ पर एक चित्र सेट किया है। छोटा सा पार्ट अगर चलता है मैं फिर दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, तो अब इसमें आप देख सकेंगे कि पूरा दिखाने का उद्देश्य यह था कि आपको पूरा चित्र भी दिखा दूं, समझ में आ जाए, ताकि आप कहीं से भी कंफ्यूज ना हो। कारवां चित्र है, और जितना बड़ा हो सकता है मैं इसे बड़ा कर रही हूँ। इस चित्र में इन्होंने जितने चित्रकार हैं लगभग भारतीय और विदेशी सबको संकलित किया है, सबको समायोजित किया है। आप यहाँ देखेंगे फ्रीडा कहलो, ये चित्र देखेंगे तो इस चित्र को देख लीजिए, क्योंकि पेपर में आ सकता है, डीएसएसबी वालों खास करके आपके पेपर में। ठीक है, यहाँ पर एक स्त्री बनाई गई है जो देवी हो सकती है, कुछ भी। फ्रीडा कहलो, पाब्लो पिकासो, ये कौन है? ये भी एक चित्रकार है, इनका नाम मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है। यहाँ एक परिवार को, लोगों को दिखाया गया है। यहाँ पर भूपेन खक्कर हमारे पिस्तौल लेकर ये खड़े हैं। ठीक है, भूपेन खक्कर खड़े हैं। यहाँ महात्मा गांधी जी को प्रदर्शित किया गया है। और जितने चित्रकार हैं, बसावन, है ना, मनोहर, ये मनोहर चित्रकार, भारतीय और विदेशी चित्रकारों को इन्होंने एक नाव में बैठाया है। कारवां, जिसे कारवां कहते हैं ना, कारवां गुजर गया गुवार देखते रहे, तो कारवां होता है नाव का एक, हम कहें पूरा नाव ही कह लेंगे, एक बड़ी नाव। तो ये आप देखेंगे इसमें बहुत सारे चित्रकार आपको, फिलिप्पो लिप्पी, ब्रूनेलेसी, यहाँ पर आपको दिखेंगे जियोत्तो, ये सब चित्रकार। भाई फिलहाल आप इस चित्र को देख लीजिएगा, मैंने पीडीएफ में दे दिया है, आप इसे भी बड़ा करके देख लीजिएगा। सारे चित्रकार, और न केवल चित्रकार, साहित्यकारों को भी इन्होंने इसमें समाहित किया। यहाँ पर एक आपको एक मोटू से चित्रकार दिखेंगे, गोलमोल से। यहाँ नृत्य करती स्त्रियों का सूफियाना नृत्य भी दिखाया गया है, पेड़ भी। क्वेश्चन आ सकता है, देखो नया चित्र है इसलिए मैंने दिखा दिया कि कारवां चित्र में इन्होंने क्या क्या दिखाया है। ये चाइनीज चित्रकार निशान, तो क्या क्या दिखाया है आप बताएंगे कि इसमें हमने क्या क्या देखा। ये जॉर्जियोन, बहुत सारे चित्रकार। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब ज्यादा इस पर समय मैं ना लगाऊं, तो चित्र आप देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और चित्र को हम पुरानी स्थिति में करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये चित्र था कारवां, एक लोगों का पूरा दल जो कहीं जा रहा है, और वो कारवां है किसका? चित्रकारों का, साहित्यकारों का, और समीक्षकों का, सबका। और कुछ इधर उधर गिरे हुए भी हैं। हमारी नाव में वही बैठे हैं जो महत्वपूर्ण है। यहाँ आप एक व्यक्ति को लटका हुआ देखेंगे, आप एक पेड़ देखेंगे, बहुत सारी चीजें जिसमें आप देखेंगे मुगल शैली का भी पुट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो इन्होंने मुगल शैली से बड़ा प्रेरणा ली है। तो ये चित्र आप देख इसलिए लीजिए क्योंकि आ जाए तो ध्यान रहेगा, तकनीकी भी पता चल गई आपको। ट्री ऑफ माई लाइफ आप देखेंगे, अमूर्त शैली में बना हुआ यह चित्र है। वैसे इन्होंने मूर्त अमूर्त दोनों में एक तरीके से काम किया, लेकिन अमूर्त शैली में यह चित्र है। ट्री ऑफ माई लाइफ एक
व्यक्ति की आत्मा जैसा दिखाया गया, पेड़ पक्षी सभी का बहुत अच्छा समायोजन है। एक हाल ही में इन्होंने बनाया है नींद का पेड़, नीम का नहीं, ध्यान से देखिए, नींद का पेड़ है यह। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत आलसी हैं भाई, सो रहे हैं कब तक सोते रहोगे, पेपर सिर पर है, पढ़ लो। कहेंगे पढ़ तो रहे ही हैं। देखिए नींद का पेड़, इस चित्र में भी आपको कहीं ना कहीं पुरानी कला का, परंपरागत कला का दर्शन होगा। यहाँ हाथी बना हुआ है, यहाँ पर एक व्यक्ति बना हुआ है, यहाँ हम कहीं एक देवदूत की तरह बना हुआ है, और इस पेड़ में जो आकृतियां पत्तियों की तरह दिखाई दे रही, ये लोग सो रहे हैं। इसमें दिखाया क्या गया है, जब व्यक्ति सोता है तो उसकी आत्मा जो है जगह जगह भटकती है, ये जगह जगह जाती है। तो आप देखेंगे जो भी कलाकृतियां सोती हुई दिखाई गई हैं, उनके इर्द गिर्द एक एक ऐसी रंगीन आकृति दिखाई गई है। आपको और गौर से देखना है, मैं मतलब थोड़ा और बड़ा करके दिखाऊं, जूम ऑन करूं तो दिखाई देगा आपको। यहां देखो, अब जो ये आकृतियां दिख रही हैं, ये सोती हुई आकृतियां हैं, नींद का पेड़ है, सोती हुई आकृतियां हैं, और ये सब स्वप्न में मग्न है। तो ये चित्र जो है हमारे गुलाम मोहम्मद शेख ने बनाया, नींद का पेड़। ध्यान रहे आपको, नींद का पेड़ किसने बनाया, गुलाम मोहम्मद शेख ने बनाया है। और कब बनाया है, तो टाइम है 2019 से 23 ईस्वी के बीच में यह चित्र निर्मित किया गया है। तो आपको कोई भी चित्र में कहीं पर भी कोई डाउट है, आप बेशक पूछ लीजिए। मैं इसे छोटा कर देती हूँ। ट्री ऑफ लाइफ हमारा गायब हो गया, नींद का पेड़, तो ये आप जब भी इनके चित्र देखेंगे ना, एक चित्रकार के चित्र देखने से हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि उसकी तकनीकी क्या रही है, उसने क्या अपनाया है, कैसे कलर अपनाए हैं। डार्क कलर्स आप देखेंगे, सारे बहुत चमकीले रंग, चटक रंगों का प्रयोग किया है हमारे गुलाम मोहम्मद शेख ने। चलिए अब हम इनसे जुड़े हुए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो प्लीज बोर ना होइए, आप ही के हित की वीडियो है, देख लीजिए अंत तक ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ये तो मैं कह सकती हूँ कि जितना मैं इस वीडियो में बता रही हूँ शायद ही आपको कोई कला से जुड़ा हुआ बताए, ठीक है। अगर अच्छी लगती है तो आप बताया भी कीजिए हमको, कि अगर कोई कमी भी लगती तो भी बताया कीजिए। अब हम देखते हैं इनसे जुड़े हुए स्मरणीय तथ्य। शेख लघु पुण्य स्थलों से प्रेरित थे, इस व्यक्तिगत जगत का अर्थ लगाते हैं। वो लघु पुण्य स्थल जैसे हमारे, हमने देखा कबीर जी हो गए, या हमारे काशी, या ये छोटी छोटी चीजों से ये बहुत प्रेरित होकर अपना काम करते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख ने संस्थापन कला होगा, कला में कावड़ बनाई है जो कि लकड़ी के माध्यम में, संस्थापन इंस्टॉलेशन आर्ट, लकड़ी के माध्यम में इन्होंने कावड़ बनाई है, ठीक है। और कारवां अलग है, आपको याद रखना है। इनके चित्र अक्सर फारसी, मुगल, भारतीय लघुचित्र और आधुनिकतावादी सौंदर्य शास्त्र का मिश्रण है। मतलब आपने जब अभी एक चित्र देखा नींद का पेड़, उसमें आपने देखा कहीं ना कहीं मुगल शैली जैसी आपको तकनीकी देखने को मिली, है ना। और आधुनिकतावादी, आप जब शहर बिकाऊ है देखेंगे तो उसमें आधुनिकतावादी चित्र हैं, लेकिन बहुत ही रंगीन, बहुत ही चटक हैं, ठीक है, जो संस्कृति के प्रति समन्वयात्मक दृष्टि की ओर इशारा करते हैं। समन्वयात्मक दृष्टि मतलब सभी का एक साथ लेके चलना, कि भाई जो भी है सारी चीजें, परंपरा और आधुनिकता दोनों का एक अच्छा समन्वय हो तो ये सही बात है कि हम एक अच्छे स्तर पर आ सकते हैं। गुलाम मोहम्मद शेख एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने चित्रों में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। इनका एक पूरा लेटर्स नामक चित्र भी है, वो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे चित्र हो जाते हैं, आगे एक आधा और चित्र भी दिखा दूंगी, लेकिन पीडीएफ में दे दूंगी। एक तो आपको चित्र, दूसरा आप जब सर्च करेंगे तो आराम से आपको देखने मिल जाएंगे। गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी 1960 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में आयोजित हुई। प्रश्न क्या बनेगा, गुलाम मोहम्मद शेख की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई, तो आप बता देंगे कि हाँ जी, इनकी पहली एकल प्रदर्शनी 1960 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में आयोजित हुई। 1890 में ये संस्थापक सदस्य गुलाम मोहम्मद शेख थे। 1890 क्या था, ग्रुप था। आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई, संस्थापक सदस्यों में थे
अगर हम कह रहे हैं इन्होंने स्थापना की तो नहीं, हम एक का नाम नहीं ले सकते ना। तो ये संस्थापक सदस्यों में या शुरुआती सदस्यों में हमारे गुलाम मोहम्मद शेख थे। तो अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो गई कि ग्रुप 1890 के ये चित्रकार थे। कौन? हमारे गुलाम मोहम्मद शेख ग्रुप 1890 के चित्रकार थे। क्लियर आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी निरखे वही नजर। अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, दो चित्रकार हैं, एक तो गुलाम मोहम्मद शेख और एक है गुलाम रसूल संतोष। तो गुलाम रसूल संतोष है तांत्रिक चित्रकार। यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक पुस्तक मैं पढ़ रही थी तो वहां मुझे कंफ्यूजन हो गया कि मेरे पास तो जो नोट्स है, जो मुझे पढ़ाया गया या जो मैंने और कहीं पढ़ा, तो समुंदर प्यासा है और बेसुख रूह या बेसुध रूह, ये दोनों कविता संग्रह है किसके? गुलाम रसूल संतोष के। याद रखना, गुलाम रसूल संतोष के, जो कि हमारे तांत्रिक कलाकार हैं। अब एक पुस्तक जो कि हम वन लाइनर टाइप में देखें, वहां ये दे दिया गया कि गुलाम मोहम्मद शेख की ये दोनों कविताएं। हालांकि ये कविताएं लिखते हैं लेकिन इनकी काव्य संग्रह है, एक तो अथवा, दूसरा निरखे वही नजर। ये इन्होंने पुस्तक लिखी है, निरखे वही नजर इनकी पुस्तक है। तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। चलो अब आप कमेंट में बताओ कि किसने लिखा है समुंदर प्यासा है और बेसुख रूह। ठीक है। गुलाम मोहम्मद शेख के चित्रों में स्वप्न, फंतासी और यथार्थवाद का मिश्रण मिलता है। फंतासी क्या होती है? आप जब आगे कहानियां या लोगों की रोचक कहानियां या लोगों के विषय में देखेंगे तो वो कहानियां कहते, इनके चित्र जो है फैंटेसी या फैंतासी का नाम दिया गया। गुलाम मोहम्मद शेख के चित्र आकृति मूलक है जिनमें कल्पनाशीलता और फैंटेसी का समावेश है। आपको मैंने बताया कहीं आकृति मूलक है, अभी जब आपने देखा ट्री ऑफ माई लाइफ तो उसमें कहीं ना कहीं हमें अमूर्तता दिखी। बाकी ज्यादातर इनके चित्र कैसे हमें दिखते हैं? आकृति मूलक दिखते हैं। चाहे हम कारवां की बात करें, चाहे शहर बिकाऊ है, चाहे लंबी अनुपस्थिति के बाद घर वापसी जैसे चित्र की बात करें। ठीक है। इन्होंने चटक चमकीले रंगों का प्रयोग किया है। इनके चित्रों में सूफियानापन मिलता है। सूफियाना, पहले सूफी कवि होते थे, बहुत ही शांत होते हैं। अब तो पता नहीं कौन कौन सा वो चलता है सूफियाना। फिलहाल तो सूफियाना बहुत शांत स्वभाव का काम, लेकिन अगर यही बात हम लागू करे जाके शहर बिकाऊ है तो उस पर नहीं होगी। आप कहेंगे मैम आपने तो एक चित्र रट लिया, लेकिन नहीं, वो चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत समझने योग्य है। इस पर कई लोगों ने व्याख्या दी है, इसलिए मैं उसका उदाहरण बार बार दे देती हूँ। ठीक है। और आपको याद भी हो जाएगा कि इतनी बार मैडम ने उसका नाम लिया था गुलाम मोहम्मद शेख के चित्र का। ठीक है। गुलाम मोहम्मद शेख अति यथार्थवादी शैली के चित्रकार हैं। भयावहता दिखाना, रेखाओं को कई बार विकृत करके दिखा देना, ये काम अति यथार्थवाद का था। सल्वाडोर डाली को आप जानते होंगे, बहुत फेमस चित्रकार हैं यथार्थवादी। पिघलती घड़ियां, है ना, याद है? तो जलता हुआ जीरा, पिघलती घड़ियां, तो ये जो है हमारे, ये भी अति यथार्थवादी चित्रकार हैं। और वह, अच्छा एक चीज और क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछती हूँ, भारत का सबसे बड़ा अति यथार्थवादी चित्रकार कौन माना जाता है? चलो अति यथार्थवाद की बात आई है तो आप बताएंगे भारत का सबसे बड़ा अति यथार्थवादी चित्रकार कौन माना जाता है, और भारत में सबसे पहले किसके चित्रों में आपको अति यथार्थवाद देखने को मिला? अगर पता है तो कमेंट करिए, और नहीं पता है तो ये तो आपको पता चल जाएगा, हमारी पिछली वीडियोस देख लीजिए, और नहीं तो आप कहिए नो, तो मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है। कमेंट में, लाइव कमेंट चल रहे हैं, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। ज्यादातर चित्रों में इन्होंने भारतीय लघु चित्रण शैली जैसे राजपूत मुगल शैली से प्रेरणा ग्रहण की है। अब यहाँ ये नहीं है कि इनका प्रयोग किया, इन्होंने प्रेरणा ली है। जैसे आपने नींद का पेड़ देखा है ना, तो जो क्वेश्चन आएगा कि गुलाम मोहम्मद शेख ने ज्यादातर चित्रों में किससे प्रेरणा ली है, तो आप कहेंगे भारतीय लघु चित्रण शैली जैसे राजपूत और मुगल शैली से इन्होंने प्रेरणा ली है। गुलाम मोहम्मद शेख का कविता संग्रह अथवा अति यथार्थवादी शैली में ही लिखा गया है। अति यथार्थवादी शैली में आप देखेंगे वास्तविकता से कहीं अधिक ज्यादा होता है ना, और थोड़ा भयावह भी होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, इनका अपना कथन है, संसार हमेशा मेरे लिए अपरिवर्तनशील है, विविध रूपों में, बहुवचन में, दोहरे आकारों में आया है। चित्रकला जब भी मेरे पास आई, कविता के संगत के साथ उससे आच्छादित होकर एक दूसरे से मुक्त होते हुए, स्वतंत्र होते हुए। अब
ये लाइन, चित्रकला जब भी मेरे पास आई कविता की संगत के साथ, उससे आच्छादित होकर एक दूसरे से मुक्त होते हुए, स्वतंत्र होते हुए। जब भी इन्होंने कला की तो कहीं ना कहीं कविता में इनके विचार उपजे और धीरे धीरे वो स्वतंत्र हो गई, कला में उतर आई। तो आपको ये भी एक वाक्य है, ये याद रखना, कविता से याद रखना कि कवि तो है ही हमारे भाई साहब शेख जी, है ना, और महान है, और अभी भी अपनी हमें हमें सेवाएं दे रहे हैं, अपनी कला से हमें अभिभूत कर रहे हैं। और कहाँ? गुजरात में। आपने हालिया शो कारवां एंड अदर वर्क्स में एक हालिया शो किया जल्द ही में 2019 से 23, जो मैंने आपको कारवां चित्र दिखाया है, कारवां एंड अदर वर्क्स, कारवां के साथ और काम भी। कलाकार, कवि और कला इतिहासकार गुलाम मोहम्मद शेख ने एक प्रभावशाली जहाज का मैनिफेस्ट तैयार किया। मैनिफेस्ट मतलब याद, हम कहते हैं ना कल्पनात्मक को। 2019 से 23 तक 5 वर्षों में चित्रित इस विशाल कार्य, यह एक विशाल कार्य है। आपने देखा बहुत बड़ा चित्र है, मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, इतना ही नहीं, आप उसके आकार से अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे काट के उसका भाग दिखाना पड़ा जहां मुझे आपको चित्रकार दिखाने थे। तो आपसे पूछ लिया जाए कारवां, ये नया है, आप ध्यान रखिएगा भाई, अगर डीएसएसबी वाले, आप तो ज्यादा सतर्क रहिएगा, आपसे बहुत पूछा जाएगा ये, क्योंकि डीएसएसबी वाले हर बार कोई ना कोई नया प्रश्न लाते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं इनके 10 प्रश्नों की ओर। ये थे हमारे गुलाम मोहम्मद शेख, एक भारतीय चित्रकार, एक कवि, एक ग्राफिक कलाकार, एक कला समीक्षक, और बहुत ही उत्कृष्ट कृतियां देने वाले, और हमारे साथ अभी भी हैं, हमारे कला जगत को अभी भी अभिभूत कर रहे हैं। तो इनसे जुड़ी हुई जानकारी मैंने दे दी आपको, इनके चित्र बता दिए, इनकी विशेषताएं बता दी, इनकी तकनीकी बता दी कि भाई भारतीय लघु चित्र शैली से प्रभावित थे, अपने चित्रों में सामाजिक विषयों को दिखाते हैं, पारंपरिकता को कम करके ये एक अति यथार्थवादी चित्रकार हैं जो मूर्त रूप में काम करते हैं। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब 10 प्रश्न, देखिए मैंने 10 प्रश्न लिखे नहीं है, एक दिन मैंने एक पीडीएफ में लिखे थे, तो बहुत समय नहीं मिलता है, कई बार समय का बड़ा अभाव रहता है, तो मैं सोचती हूँ कि जो जानकारियां हैं वो जरूर हों, प्रश्न तो मैं ओरली पूछ लेती हूँ। आप सुन लिया करिए दोबारा। आज मैं क्वेश्चन करके 2 सेकंड का या 2-3 सेकंड का या 5 सेकंड का पॉज लूंगी ताकि आप बीच में आंसर दे सके। ठीक है, पहला प्रश्न है, गुलाम मोहम्मद शेख का जन्म कब और कहाँ हुआ? दूसरा प्रश्न है, आप आंसर देते जाइए। दूसरा प्रश्न है, गुलाम मोहम्मद शेख की पत्नी का क्या नाम है और वे क्या करती हैं? तीसरा प्रश्न है, गुलाम मोहम्मद शेख की शिक्षा और शिक्षक के रूप में कहाँ नियुक्ति रही या कहाँ से गुलाम मोहम्मद शेख का संबंध है? दोनों एक में ही जोड़ दिए ताकि आपको याद रहे। अगला प्रश्न है, गुलाम मोहम्मद शेख ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा और अपनी कविताओं का नाम किस नाम से, किस संग्रह में कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित किया? अगला प्रश्न है, गुलाम मोहम्मद शेख का कौन सा चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में रखा हुआ है? अगला प्रश्न है, गुलाम मोहम्मद शेख के किस चित्र में सिलसिला फिल्म का पोस्टर दिखाया गया है? ठीक है, अच्छा इस चित्र से जुड़े हुए मुझे आपसे ये जानकारी लेनी है, आपने कितना समझा है इस चित्र को? आप अपने शब्दों में इसकी व्याख्या 4 लाइनों में हमें कमेंट में करके बताइए। ठीक है, क्या क्या इस चित्र की विशेषता है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसमें इन्होंने सिलसिला फिल्म दिखाई है? नाम बता दूंगी तो मजा ही नहीं आएगा ना। अगला प्रश्न है, गुलाम मोहम्मद शेख ने किस चित्र में विभिन्न चित्रकारों को, साहित्यकारों को दिखाया है जिसमें भूपेन खक्कर पिस्तौल लेके खड़े हैं? नाम बताइए और इस चित्र को कब बनाया गया है? ठीक है, अगला प्रश्न है, भूपेन खक्कर के चित्रों का विषय क्या रहा है? अगला प्रश्न है, भूपेन खक्कर ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? अगला प्रश्न है, भूपेन खक्कर ने ग्राफिक तकनीक में कौन सा चित्र बनाया है? एक मैंने बताया है, आप वही बताएंगे मुझे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूपेन खक्कर को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार कब कब दिया गया? अगला प्रश्न है, भूपेन खक्कर पूछ लिया मैंने, गुलाम मोहम्मद शेख को
पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार कब कब दिया गया? ठीक है, दोहरा देती हूं मैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुलाम मोहम्मद शेख का कौन सा चित्र उनके जीवन पर है या किसे अपने नाम से बनाया है उन्होंने? आप बताएंगे। अगला प्रश्न है आपसे, गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने चित्रों की प्रेरणा कहाँ से ली? अंतिम प्रश्न है, गुलाम मोहम्मद शेख कैसे चित्रकार हैं? इसके ऑप्शन दे दूं, कंफ्यूज ना होइएगा। अत्यथार्थवादी, यथार्थवादी, शास्त्रीय कलाकार हैं, या हम कह सकते हैं लघु चित्र कलाकार हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के 10 प्रश्न थे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर कोई सुझाव है आप बताइएगा, और अगर किसी चित्रकार की वीडियो आपको पहले चाहिए तो भी आपके विचार आमंत्रित हैं। मैं कोशिश करूंगी उस चित्रकार या मूर्तिकार को आपको पहले उपलब्ध करा सकूं। ठीक है, तो और आपको वीडियो में क्या सबसे अच्छा लगता है? भैया देखो, तारीफ सुनना सबको अच्छा लगता है, तो थोड़ी बहुत कर दिया करो, है ना। तो हमें थोड़ा उत्साह भर जाए, हम रात के 10-10 11-11 बजे बैठ के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। कई बार तो काफ़ी रात हो जाती है और फिर भी मैं करती हूँ थकने के बाद, तो थोड़ा अच्छा लगता है, वो उत्साह देता है, इसलिए मैं कह देती हूँ। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।